अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करें यूनिट 3 डायनेमिक्स। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। तो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स जो हैं वो दोनों फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है, उससे बिलोंग करता है। डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन किस वजह से हो रही है, उसका रीज़न क्या है। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा। काइनेमेटिक्स में हमने सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ा था। काइनेमेटिक्स में हमने कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं किया था। अब डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है डायनेमिक्स का, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन यानी मोशन किस वजह से हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मोशन जो है वो उस पर कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो इन कॉमन फोर्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स इफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उस पर ये तीन चीज़ें जो है इफेक्ट कर रही होती हैं। एक फोर्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अगर कोई बॉल है, सपोज़ एक बॉल है, वो रेस्ट की हालत में है, तो अगर आप उसको मूव कराना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, उस पर फोर्स अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो अगर बॉल पे फोर्स अप्लाई करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है या कितना वेट है, मास है उसका। इसी तरह अगर कोई कार है, अगर इसको आपने धक्का लगाना है, कार को धक्का लगाना है, तो अब आपको क्या करना होगा, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर द फोर्स अप्लाई। और तीसरी चीज़ है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर असरअंदाज होती है। तो डायनेमिक्स में हम इन तीनों फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स। इन तीनों फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है डायनेमिक्स में। और चूँकि न्यूटन्स के जो लॉ हैं उन्होंने इन तीनों फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। These factors are also studied under dynamics. Newton's law of motion has good deal with such factors, hence these laws govern the factors affecting the motion of a body and help understanding the dynamics. अब ये तीनों फैक्टर जो हैं वो डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, और न्यूटन के जो लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने इन फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से डील किया है। तो इसलिए डायनेमिक्स में हम न्यूटन्स के लॉ को पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो डायनेमिक्स को समझने के लिए पढ़ा जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने अभी पढ़ा, ये आपके डायनेमिक्स चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो वहीं पर डायनेमिक्स के बारे में दिया हुआ है, वहीं से मैंने ये पोर्शन पढ़ा था। तो सबसे पहले जो फैक्टर हम स्टडी करेंगे वो क्या है, फोर्स। Do you know force is required to change the position, state or shape of an object. फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट, पोजीशन और शेप को चेंज करने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है, ठीक है, तो उसे मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए होगी। जैसे अभी मैंने आपको बॉल के उससे समझाया कि बॉल जो है वो पड़ी हुई है, तो अगर उसे आपने मूव कराना है तो फोर्स अप्लाई करनी होगी। फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शेप में कैसे चेंज आएगा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल, तो समटाइम्स आप बच्चों को देखते होंगे कि वो जो है जूस पी लेते हैं और उसका जो पैकेट होता है या उसकी कोई बॉटल होती है तो उसको जो है वो पैरों से हिट करके उसका शेप जो है वो ख़राब कर देते हैं, यानी उसे तोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है। इसमें भी फोर्स अप्लाई हो रही है। बच्चे जब उसको
अपने पैर से हिट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स जब अप्लाई हो रही है तो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाता है। तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन, स्टेट और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन एक्ट एज पुल और पुश एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सामान से भरी हुई ट्रॉली को पुश कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। जब आप उसको एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा कि इंजन जो है वो फोर्स देगा, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए भी फोर्स ज़रूरी है। इट कैन प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन। किसी चीज़ को डिफॉर्म करने के लिए भी, यानी तोड़ने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत से पुराने घर जो है वो तोड़कर नए घर बना रहे हैं। तो जब वो तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। लेबर जो है वो उसे तोड़ने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। तो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती है फोर्स की वजह से। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसकी एक डायरेक्शन है। अगर आप गलत डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो नतीजा भी गलत ही होगा। जैसे कि आप गाड़ी की मिसाल ले लें। अगर आप गाड़ी को जब आप धक्का लगाना होता है तो आप पीछे से धक्का लगाते हैं, आगे से धक्का नहीं लगाए होते। अगर आपको गाड़ी को फॉरवर्ड मूव करना है तो आप गाड़ी को पीछे से धक्का लगाएंगे। तो डायरेक्शन जो है वो अहम है। तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर है डेफिनेशन। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज़ द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो है वो एक एजेंट के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उस बॉडी को मोशन की हालत में लाने के लिए फोर्स चाहिए होती है। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसकी मूवमेंट में, उसके मोशन में चेंज लाने के लिए भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है? इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन। फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायनेमिक्स में हम खसूसी तौर पर न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को ही स्टडी करते हैं। तो इसीलिए फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन के नाम पे रखी गई है। तो उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट N है, तो N को उन्होंने फोर्स का यूनिट बना दिया। डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी? 1 न्यूटन is the amount of force that can produce 1 meter per second square acceleration in 1 kg mass. An object at rest needs a force to get moving. A moving object needs a force to come in rest or change its velocity or direction. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उसे मोशन करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। और एक मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे भी फोर्स की ज़रूरत होती है रेस्ट में आने के लिए या वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। अब फोर्स को हम किसकी मदद से मेजर कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो फोर्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। मतलब ऑब्जेक्ट का वज़न कितना है। अगर 10 kg है तो उसी हिसाब से फोर्स अप्लाई करेंगे, और अगर 1 kg है तो उसके हिसाब से फोर्स अप्लाई होगी। तो ये जो है फोर्स जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फोर्स इज डिनोटेड बाय F। तो हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, M फॉर मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर और एक्सेलरेशन पर। ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और मास की यूनिट क्या है? kg। 1 kg। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी, 1 न्यूटन जो है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बुक में दिया हुआ है। 1 न्यूटन इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg मास। ये डेफिनेशन है 1 न्यूटन की। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले मैं आपको अच्छी तरह डिफाइन कर चुकी हूँ। Its magnitude can be measured by spring balance। ये चैप्टर के एंड में MCQs दिए हुए हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ स्पीड, रेस्ट, इनर्शिया, फोर्स। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी इज कॉल्ड डैश। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन, किसी बॉडी के अंदर मैटर की जो मिकदार होती है उसे क्या कहते हैं? मास, वॉल्यूम, एरिया, वेट। मास ऑफ अ बॉडी होता है, मास बॉडी का मास कहलाता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, किसी भी बॉडी में मोशन की जो क्वांटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। फोर्स यहाँ दिया हुआ है, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, ग्रेविटी। तो किसी भी बॉडी में मोशन की जो क्वांटिटी होती है यानी मूव करने की जो सलाहियत होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन डैश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। कंजर्वेशन मीन्स कि कोई चेंज ना आना, कोई चेंज ना आना मोमेंटम में। डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, अगर 2 बॉडी कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद उनके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका ऑप्शन है ए रिमेन कांस्टेंट, बी रिटेन्स मोर मोमेंटम, सी लॉसेज सम मोमेंटम, नो वन ऑफ अबव इज ट्रू। इसमें है रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ये फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है कि कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा बिफोर और आफ्टर कोलिजन। Weight of a body can be measured using a spring balance. It differs from one place to place because of variation in. तो वेट बॉडी का मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो हर जगह एक सी नहीं है। अर्थ जो है वो इसकी शेप गोल है लेकिन हर जगह एक सी नहीं है, इस वजह से ग्रेविटेशनल पुल में भी डिफरेंस आता है। पर ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल पुल और कहीं पर कम ग्रेविटेशनल पुल होता है। अगर चांद पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पुल और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो है किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल पुल। बी इसका राइट आंसर है। बॉडी का वेट जो है वो चेंज हो सकता है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ बॉडी का वेट हो सकता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट दैन अ फुल वन बिकॉज द फिल्ड कार्ड has more mass than the empty one. This can be expressed by, एक खाली कार्ड को धकेलना जो है पुश करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर कार्ड भरा हुआ हो। ठीक है, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ट्रॉली के अंदर पहले ट्रॉली खाली होती है तो उसको जो है पुश करना आसान होता है, लेकिन जैसे ही ट्रॉली भरना शुरू हो जाती है तो उसको पुश करना ही मुश्किल हो जाता है। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। वहाँ पे क्या हो रहा है, मास जो है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो जब ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो डी इसका सही आंसर है। डी, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। तो जब भी किसी बॉडी को दायरे में मूव कराते हैं, सर्कुलर मूवमेंट में होती है, तो वहाँ पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो टुवर्ड सेंटर होती है, और सेंट्रीफ्यूगल जो होती है वो अवे फ्रॉम सेंटर होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम सेंटर, बी जो है वो राइट आंसर है। 8 है फ्रिक्शन अपोजेज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ, यानी फ्रिक्शन जो है वो मोशन के अगेंस्ट होती है दो बॉडीज़ के दरमियान, बिकॉज ऑफ उसकी क्या वजह होती है, चार्जेस ऑन बॉडी, वेट ऑफ बॉडीज, रफनेस ऑफ सरफेस, नो वन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है रफनेस ऑफ सरफेस। आपने रोड को नोटिस किया होगा कि रोड जो है, चाहे वो हमारे यहाँ की हो या बाहर अमीर ममालिक की भी रोड्स होती हैं, तो वो भी सेम ही उसकी बनी हुई होती हैं। मार्बल की रोड नहीं बनाते, क्योंकि इसलिए कि मार्बल क्या होता है, स्लिपरी होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्लिपरी सरफेस होगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो फ्रिक्शन अगर प्रोड्यूस नहीं होगी तो अगर आप कार रोड पे लेके मार्बल की रोड पे चलाएंगे तो क्या होगा कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो कार जो है वो रुकेगी नहीं, इसलिए कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ये फ्रिक्शन किसकी वजह से होती है, रफनेस ऑफ द सरफेस की वजह से। अनइवन सरफेस होती है, खुरदरापन होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है। तो बिकॉज ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस करेक्ट आंसर है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू और लिमिटिंग, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, स्टैटिक फोर्स होती है। लिमिटिंग फोर्स वो होती है कि उससे ज़्यादा अगर अप्लाई किया जाए तो बॉडी जो है वो मोशन की हालत में आ जाती है, यानी मूवमेंट बॉडी में शुरू हो जाती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बॉडी रेस्ट की हालत में होती है उसके अंदर मौजूद होती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इन तीनों से ज़्यादा होती है। इन तीनों से अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसकी फ्रिक्शन भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो उसकी फ्रिक्शन भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी, बॉडी जो मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा होती है, तो वो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगी। तो ऑल आर ट्रू, यहाँ डी जो है वो ऑल आर ट्रू। 10 है अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ 25 kg across level ground with a horizontal force of 60 Newton. A constant force of friction of 20 Newton act on the sledge. What is the acceleration of the sledge? तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। स्लेज कहते हैं, आपने देखा होगा कार्टून्स में भी कि बर्फ़ के ऊपर जो है वो एक गाड़ी को धकेल रहे होते हैं, कोई आगे एनिमल लगा हुआ होता है, खुद से ही उसको खींच रहे होते हैं गाड़ी को, तो उसे स्लेज कहा जाता है। तो स्लेज के ऊपर जो है वो 25 kg, स्लेज के ऊपर 25 kg मास का एक क्रेट रखा हुआ है और एक आदमी जो है उसे खींच रहा है ग्राउंड के ऊपर। और हॉरिजेंटल फोर्स कितनी है, 60 न्यूटन। 60 न्यूटन जो है वो हॉरिजेंटल फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर 20 न्यूटन है स्लेज के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक दूसरे की अपोजिट वे में काम करती हैं। अगर अप्लाइड फोर्स इस जानिब स्लेज को खींचा जा रहा है, 60 न्यूटन इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज, स्लेज का एक्सेलरेशन मालूम करना है। इसके अंदर हमें मास दिया हुआ है, मास ऑफ द क्रेट इज इक्वल टू 25 kg और अप्लाइड फोर्स है, तो एफ ए में कर लेती हूँ, एफ ए 60 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर लेते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स है 20 न्यूटन। अब यहाँ पर स्लेज जो है वो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में करती है काम। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स मालूम करने के लिए
नेट फोर्स मालूम करने के लिए अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करना होगा। एफ ए माइनस एफ स्मॉल एफ। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी आ रही है? अप्लाइड फोर्स 60 है। 60 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो आएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन जो है वो नेट फोर्स है। अब हमें मालूम क्या करना है? एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज। तो अब हम यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास हमें दिया हुआ है, फोर्स भी हमने मालूम कर लिए 40 न्यूटन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोर्स की जगह 40 आ जाएगा, मास 25 है और एक्सेलरेशन ये 25 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। 40 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। 40 को 25 से डिवाइड करें, आंसर आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर आ रहा है। तो सही आंसर है बी, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। क्लास 10 में भी, क्योंकि अब तक 9th एंड होने वाला है, 17 मई से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।